लेकर इस श्रृंखला को चलते हैं। और ये श्रृंखला काफी समय से अनवरत चल रही है और वो ध्येय वाक्य है स्वस्थ भारत मस्त भारत। तो ऐसे ध्येय वाक्य को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस व्याख्यान माला को चला रहे हैं। हमारे साथ जो जो लोग जुड़ेंगे उनकी आपको सामान्य सा एक परिचय दे देता हूँ। आज हमारे साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर अनामिका जुड़ी हुई हैं, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं शल्य विभाग श्री कृष्णा आयुर्वेदिक कॉलेज कुरुक्षेत्र में। उसके साथ साथ आज के मुख्य वक्ता वैद्य ईशा हिरासुनी जी भी हैं, जो कि शरीर रचना डिपार्टमेंट से असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एनआईए जयपुर में। उनका हम परिचय आगे करेंगे जब उनका व्याख्यान रहेगा। और व्याख्यान के शुरू में जैसे हम लोग एकल द्रव्य की बात करते हैं, उसका परिचय हमें हमारे वैद्य अनुभा चौधरी जी हैं, वो करते हैं हमेशा। और वैद्य अनुभा चौधरी जी पीजी और पीएचडी एनआईए जयपुर से ही हैं और आज भी हमारे साथ हैं। और मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ शुरू करेंगे। वैद्य अनुभा चौधरी जी। Good evening, Dr. Isha. I welcome you on this platform and मैं स्वागत करती हूँ हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर सर का, जो आज हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट हैं। और यहाँ पर उपस्थित जितने भी गेस्ट हैं, मैं उन सबको स्वागत करती हूँ। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बट अभी जैसा मुझे दिख रहा है काफ़ी कम लोग प्रेजेंट हैं, तो हम 5 मिनट वेट करेंगे कि कुछ और लोग इसमें ज्वाइन हो जाए, ताकि हम आज के सेशन को स्टार्ट कर सकें। तो 5 मिनट्स मैम, थोड़ा सा आपको कष्ट होगा डॉक्टर ईशा, 5 मिनट्स हम और वेट करेंगे। ज्वाइन होता पहले हो जाए, लेकिन तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर दीजिए। मैम नहीं, ऑडिबल नहीं है आप। एक बार प्लीज चेक कर लीजिए, मैं यहाँ से आपको अनम्यूट नहीं कर सकती हूँ। मैम आई एम कनेक्टेड विद द टू डिवाइसेस। नॉट ऑडिबल मैम। दिखाई दे रहा है कि आप कुछ बोल रहे हैं, लेकिन आप सुनाई नहीं दे रहे हैं। हेलो, एम आई ऑडिबल मैम नाउ? हेलो हेलो हेलो, यहाँ नहीं आ रही है। एम आई ऑडिबल मैम नाउ? बाहर आ रही है सर, वहाँ से चेकिंग कीजिए। हमारे सिस्टम पे जो आवाज आ रही है वो यहाँ से। हेलो हेलो, am
Am I audible now? Yes मैम, yes you are audible now. मैम आई होप आपको 5 मिनट वेट करने में कोई इशू नहीं होगा. हम 5 मिनट वेट कर ले, कुछ और Okay, स्कॉलर्स भी okay. ज्वाइन Sure, करें. ma'am. Sure, ma'am. थैंक यू. अनुवाद टीम ऑन. जी डॉक्टर साहब ऑडिबल है. जी डॉक्टर साहब ऑडिबल है. अच्छा, क्या आप ऑडिबल हैं? Again, good evening to all of you. विश्व आयुर्वेद परिषद एनआईवी जयपुर द्वारा और 2017 बिना के अनावरण चलने वाले इस लेक्चर सीरीज 300 इंडिविजुअल लेक्चर में हम आपका लेक्चर करते हैं. 2015 से ये लेक्चर सीरीज हर हफ्ते फ्राइडे को लगातार चल रही है. कोविड के इस डिफिकल्ट टाइम में भी इसमें कोई ब्रेक न आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है. और ये इंडिकेट करता है जो लोग इस परिवर्तन से जुड़े हुए हैं उनका इस सभी करने के लिए कितना अधिक डेडिकेशन है, उनका इस आयुर्वेद विजन के लिए आयुर्वेद पूरा कितना डेडिकेशन है. और ये हमें भी मोटिवेट करता है हमारे डेडिकेशन को और बढ़ाने के लिए. आज इसी वजह से डॉक्टर अनुभा चौधरी अभी तक हमें ज्वाइन नहीं कर पाए. लास्ट 20 लेक्चर्स से तो लगातार हमें इस कार्यक्रम की शुरुआत में 10 मिनट के लिए किसी न किसी का किसी न किसी का एक परिचय देते हैं. हमारे जो स्कॉलर्स रहते हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स रहते हैं, उनका परिचय कराते हैं. पर किसी वजह से अभी तक वो ज्वाइन नहीं कर पाए हैं. अगर वो ज्वाइन कर पाते हैं हमें तो हम आज उनका वाला जो लेक्चर है, उनका वाला जो पार्ट है उसको हम लास्ट में कंडक्ट करेंगे.
अब हम डायरेक्टली डॉक्टर ईशा को रिक्वेस्ट करेंगे कि उनका वाला सेशन स्टार्ट करेंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम भगवान भगवती के चरणों में वंदना करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे डॉक्टर ईशा का। डॉक्टर ईशा ने अपना यूजी एंड पीजी दोनों उन्होंने NIT राजस्थान से कंप्लीट किया है और वो अपना PhD को परस्यू कर रहे हैं। उनका स्पेशलाइजेशन है वो मर्मा साइंस में है, पोस्ट ग्रेजुएट वो रचनाचारी से। वो मर्मा साइंस का थेरेपेटिक प्रैक्टिस लास्ट काफ़ी ईयर से कर रहे हैं, सिंस 2014 से वो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसलिए वो पारंगत में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। 20 जर्नल लेटर्स उनके पब्लिश हुए हैं आज तक, वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल जर्नल्स में। 2 बुक उनकी पब्लिश हुई है नेशनल एंड इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में और उन्हें 2017 में जूनियर साइंटिस्ट अवार्ड एंड बेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड भी मिला है। लास्ट लगभग 5.5 ईयर्स से वो टीचिंग में है रचनाशाली डिपार्टमेंट में, फाइनल इंस्टीट्यूट में। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत कुछ जानने को, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज उनका टॉपिक है दैट इज अप्लाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्नायु स्टडी। तो डेफिनेटली हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, उनके बहुत काम का होने वाला है। तो आई वेलकम डॉक्टर ईशा खचवानी। सॉरी मैम अगर थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में आपके नाम में ऊपर नीचे हुआ हो तो मैं उनको बुलाना चाहूँगी आपको लेक्चर स्टूडेंट्स को नॉलेज को दिए। वेलकम। मैम यू आर नॉट ऑडिबल। स्पीकर है तो Just a little inconvenience. Sorry for that. Hello. Yes, ma'am, you are audible now. Okay. I think now it is better. Will it begin? Audible है ना? थोड़ा सा volume करिए. Say a few words, ma'am, please. Not audible, ma'am. Don't worry, we are checking it. Is it clear, ma'am, now? Yes, ma'am, it's clear now. Okay. Thank you, Dr. Anamika, for the brief introduction. अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितेम तस्मै श्री गुरवे नमः. With these words, I'm doing my gratitude towards my guru, which is in front, sitting in this table. शिष्य की सबसे बड़ी परीक्षा का समय वही होता है जब वो गुरु के सामने अपना कुछ 2 शब्द कहे। तो आज कुछ ऐसा ही मेरी परीक्षा का समय कि मेरे गुरु जिनसे मैंने इस आर्य जगत की पथ में शिक्षा ज्ञान उनसे ग्रहण किया और उन्हीं के सामने आज कुछ अपने शब्दों को रखना, एक बेसिकली ज्ञान को देना नहीं है, ज्ञान जस्ट अपना कुछ उनसे मैंने जितना ज्ञान लिया उसी ज्ञान को मैं उन्हीं के समक्ष आज रख रही हूँ। इसलिए मैं अपने लिए एक परीक्षा की घड़ी ही कहूंगी आज। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने गुरु को साक्षात प्रणाम करती हुई प्रोफेसर बलदेव कुमार धीमान सर, VC of the Kurukshetra College, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर हेतल मैम, जिन्होंने मुझे आज अपॉर्चुनिटी दी कि मैं उसी गुरु के सामने कुछ अपने 2 शब्द रख सकूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपना लेक्चर स्टार्ट करती हूँ।
that is applied aspect of स्नायु शारीर। स्नायु है क्या? बेसिकली जब हम शारीर की बात करते हैं, सो शारीर इज अ बेसिक यूनिट नीडेड फॉर द चिकित्सा, क्योंकि जहां हम चिकित्सा के लिए जाएंगे तो वहां हमें कोई स्थान की जरूरत है, और स्थान देने के लिए शारीर का अध्ययन जरूरी है। इसी मूल वाक्य को देखते हुए ये टॉपिक का सिलेक्शन किया गया। आउटलुक ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, जो इस प्रेजेंटेशन में होने वाले हैं कुछ कंटेंट्स, दैट इज व्हाट इज अधिष्ठाना, व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ द अधिष्ठाना, व्हाट इज अ स्नायु, स्नायु एक अधिष्ठान को कैसे हम देख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट स्नायु का क्या है, किस तरीके से उसकी उत्पत्ति हुई है, मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज जहां पे कि स्नायु एक अधिष्ठान की तरह अपना रोल प्ले करता है। इसी तरीके से कुछ प्रेजेंटेशन रहेगी। सबसे पहले एक स्नायु अवयव को अगर देखा जाए तो स्नायु अवयव से भी पहले अगर कुछ और बेसिक हायरार्की देखा जाए, जब शरीर भावों की उत्पत्ति हुई तो पुरुष में सुश्रुत में मेंशन है कि पुरुष के ग्रहण शब्द से ही उससे संभव सारे भूतादि द्रव्यों से संभव जितने भी अंग और प्रत्यंग हैं उनका एक समूह से ही पुरुष का ग्रहण किया जाता है, जहां पे कि त्वक, मांस, सिरा, अस्थि, स्नायु आदि ये सारे प्रत्यंगों का विकल्प रखा गया है। तो बेसिकली अगर एक स्ट्रक्चरल हायरार्की देखा जाए उस पुरुष अवयव की, तो पुरुष में पंच महाभूता इज द मेन बेसिक यूनिट। उस पंच महाभूता के क्लस्टर एक एलिमेंट से, उसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से वेरियस धातु का मैनिफेस्टेशन हुआ, देन वेरियस धातु के डिफरेंट कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन से पंच अवयव का फॉर्मेशन, और उस पंच अवयव यानी कि मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, ये हैं बेसिकली 5 अवयव जिनसे कि शरीर एक बेसिक मूलभूत अवयव के रूप में जो हर जगह विद्यमान है धातु के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बाद में, और उसके बाद इसी पंचा अवयव संरचनात्मक तत्व से प्रत्यंग की निष्पत्ति होना, और इसी प्रत्यंगों से फिर अलग अलग कलेक्टिवली रूप में अंगों का निष्पत्तिकरण होना, जैसे कि षडांग का। तो ये एक स्ट्रक्चरल हायरार्की है। इसी स्ट्रक्चरल हायरार्की में हमें इस बात पे लोकेट करना है कि स्नायु अवयव इन पूरे स्ट्रक्चरल हायरार्की में कहाँ अधिष्ठित है। तो इट इज बेसिकली इट इज अ प्रत्यंग। तो प्रत्यंग अगर है तो प्रत्यंग एक अधिष्ठान के रूप में दिखाया गया है। अधिष्ठान क्या है? तो तस्य उपकरण मन्यतम तस्मात् पुरुषो अधिष्ठानम, यानी कि उपकरण ही अधिष्ठान है। पुरुष में जो उपकरण रहा है दैट इज अधिष्ठान। तो शारीर के अकॉर्डिंग दलहर आचार्य ने इसकी निरुक्ति शरीर भावाय विषय के अनुरूप दी है। शरीर भावाय, शरीर के भाव जहां अधिष्ठित रहते हैं या शरीर के भावों के लिए जो विषय है वो अधिष्ठान है। और शरीर के इन्हीं भावों में कुछ धातु, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये सभी हैं, यानी इन सभी की क्रिया जिस अधिष्ठान में होती है वही प्रत्यंग है। रिलेशन ऑफ द अधिष्ठाना विथ रोगा, इन्हीं अधिष्ठान का व्यक्तिकरण किसी न किसी रोग के स्वरूप में है, यानी कि दोष दूष्य समूर्छना के लिए ये अधिष्ठान प्रयुक्त होगा या फिर स्थान संश्रय के लिए अधिष्ठान प्रयुक्त होगा। सो यहाँ पे शरीर की दृष्टि से अधिष्ठान को समझना जरूरी है, और उसी के की चिकित्सीय स्वरूप में उस अधिष्ठान में कौन से दोष का अधिष्ठित हुआ है और उस दोष की चिकित्सीय किस अधिष्ठान के स्वरूप के अकॉर्डिंग करना है। बेसिकली अधिष्ठान के पंच भौतिक स्वरूप को देखते हुए, उसकी उत्पत्ति स्वरूप को देखते हुए उसमें अधिष्ठित होने वाले दोषों की चिकित्सा करना ही मेन आज का प्रेजेंटेशन का एक मूल स्वरूप है। अधिष्ठान एक रोग मार्ग की तरह आचार्य चरक ने बताया है, जिसमें कि 3 रोग मार्गों को बताया है, अंतः रोग मार्ग, मध्यम रोग मार्ग और बाह्य रोग मार्ग। तो यहाँ पे मध्यम रोग मार्ग में स्नायु अवयव की परिकल्पना की गई है। इस 3 रोग मार्ग की परिकल्पना को एक चित्रण के रूप में सामने दिखाया है, जिसमें कि कोष्ठ को अंतः रोग मार्ग में बताते हुए कंठादिगुद पर्यंतम इति कोष्ठम, यह एक कोष्ठ की संकल्पना की गई है। बाह्य रोग मार्ग में त्वचा और शाखा के रूप में धातुओं का निष्पत्ति बताई है, और इसी बाह्य और कंठ को
एक कनेक्शन देते हुए, एक जोड़ते हुए मध्यम रोग मार्ग की संकल्पना दी गई है, जिसमें कि स्नायु अवयव, सिरा अवयव, धमनी अवयव और स्त्रोतस अवयवों की संकल्पना रखी गई है। ये कुछ रोग मार्ग में त्रय रोग मार्गाति शाखा मर्मास्थि संधि कोष्ठश्च, यहाँ पे मर्माणि पुनः बस्ती हृदय मूर्धानी अस्थि संधि अस्थि संयोग तत्र उपनिबद्धाश्च स्नायु कंडराहा। तो अस्थि एक धातु के रूप में जो मध्यम रोग मार्ग में है, स्नायु जो मध्यम रोग मार्ग में है, बेसिकली एक यहाँ पे जो कोष्ठ और बाह्य रोग मार्ग, इन दोनों के बीच में एक मध्यस्थ वातावरण की तरह जो ये काम करता है। तो इस स्नायु की परिकल्पना से शुरुआत करते हुए अब स्नायु शरीर की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसा कि कहा गया है कि एक स्थान है, यानी कि पंचा अवयव में इसे इंक्लूड किया गया है। तो वहां पे इस पंचा अवयव में मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि इस एक अवयव के रूप में रखा गया है, यानी कि इसकी निष्पत्ति धातु के फलस्वरूप और आगे इस स्नायु अवयव का जो ग्रहण होगा वो प्रत्यंग के फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सिरा स्नायु परिग्रह, यानी कि स्नायु से घिरा हुआ, सिरा से घिरा हुआ एक बस्ती अवयव एक मूल रूप में बताया गया, यानी कि इन पांचों अवयवों का चाहे डायरेक्ट रूप में चाहे इनडायरेक्ट रूप में प्रत्यंगों के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन है। स्नायु और महास्नायु ऐसे दो शब्द संहितागत देखे गए हैं। स्नायु यहाँ पे एक पंचावयव में, जबकि उसी का ही एक दूसरा निष्पत्ति रूप महास्नायु के रूप में जो कंडरा के रूप में निष्पत्ति में आता है। ग्रामेटिकली एनालिसिस अगर इसका देखें कि स्नायु शब्द को हम कैसे समझ सकते हैं, स्नायु शरीर को अगर देखना है तो उसमें स्नायु शब्द की समझने के लिए उसकी व्याकरण उत्पत्ति अगर देखा जाए तो वहां पे स्ना और स्नु धातु से इसकी निष्पत्ति बताई है, जिसका अर्थ यहाँ पे शोधन करने के अर्थ में है, यानी कि जो शोधन मार्ग में प्रयुक्त हो, जिससे कि दोषों का आवागमन हो, वहां पे उस शब्द से स्ना और स्नु ये दो शब्दों से देखते हुए स्नायु शब्द की परिकल्पना हुई है। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न मोनर विलियम्स डिक्शनरी, that snu word is defined can be defined to the any kind of any snu। ये स्ना और स्नु का एक जो अपभ्रंश यहाँ पे ग्रीक वर्ड में स्नु से लिया गया है, जिसका कि मूल रूप उच्चारण स्ना से ही मिलता जुलता है, जिसका शाब्दिक अर्थ एक ऐसी अवयव से लेना जो कि ह्यूमन बॉडी में या एनिमल बॉडी में एक लिगामेंट के फॉर्म में या एक टेंडन के फॉर्म में, मसल के फॉर्म में, नर्व के फॉर्म में या वेन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसी का एक रिजेंबलिंग जो है स्ट्रिंग ऑफ अ बो के एक लोकमान्य उदाहरण से, यानी कि हमारे आचार्यों की एक बहुत ही अच्छी बात थी कि जिस शरीर भाव को उन्होंने संहिता में एक्सप्लेन किया, उसका कोई ना कोई उपमान प्रमाण दे करके उसकी परिकल्पना दी गई, जिससे कि उसका प्रत्यक्ष जो है एक परिदृश्यता दी जा सके। तो यहाँ पे इस धातु रूप निष्पत्ति से अगर देखा जाए तो बेसिकली ये जो स्ना और स्नु है, ये एक धनुष की जो स्ट्रिंग होती है, बाण के लिए जो यूज की जाती है, दैट इज अ बो स्ट्रिंग, उसी बो स्ट्रिंग से इसकी रिजेंबलिंग बताई गई है। इसी लोकमान्य उदाहरण से अगर इसका बैलेंसिंग किया जाए तो देखने को मिलता है कि 3 प्रकार की बो स्ट्रिंग हमारे सामने मिलती है। इसका एग्जाम्पल्स सामने एक चित्रण के रूप में रखा गया है। ये बेसिकली कुछ प्रकार की स्ट्रिंग्स हैं। स्ट्रिंग माने की कुछ रस्सी, जिनका की अलग अलग जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग रूप से हो सकता है। बेसिकली जो इसका अरेंजमेंट है वो एक स्प्रेडेड बंडल्स के फॉर्म में, ट्विस्टेड डायरेक्शन में, या फिर लीनियर एक सिंगल कॉर्ड के फॉर्म में, या फिर लूप फॉर्म में, इस तरीके से कुछ इसका जो है उदाहरण देखा जा सकता है। इसी उदाहरण से समतुल्य रखती हुई स्नायु शब्द की परिकल्पना हम शरीर में समझ सकते हैं, यानी कि स्नायु जो एक रस्सी की भांति सामने है और उसका जो प्रेजेंटेशन है शरीर में वो इनमें से किसी एक रूप में उपस्थित हो सकता है, ट्विस्टेड फॉर्म में, लूप फॉर्म में, या फिर बंडल फॉर्म में। इसी प्रकार से स्नायु शब्द से कुछ मिलते हुए कंडरा और सिरा भी इसी संदर्भ में कहीं ना कहीं रखे गए हैं, और यहाँ पे भी इसका मतलब उस
इस स्ना धातु जो पहले बताया गया है, स्ना शौचे यानी कि शुद्धता अर्थ में, शोधन करने के अर्थ में, दोषों जहाँ पे कि दोषों का शोधन होने के लिए आवागमन प्रयुक्त होता है, वहां पे उस स्नायु शब्द से उस अवयव की परिकल्पना रखी जाती है। लैटिन वर्ड में स्न्यू वर्ड रखा गया है इसका, जो ग्रामेटिकली पाणिनि के अकॉर्डिंग स्नु धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका कि मतलब टफ फाइबर्स बैंड है या स्ट्रिंग ऑफ बो, यानी कि एक इरप्शन ऑन द स्किन अगर है तो उसकी भी परिकल्पना हम स्नु शब्द से करते हैं। स्नु शब्द से परिकल्पना से और अर्थों में एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से लिया गया है, जिससे कि एक एनिमल हॉर्न या काउ हॉर्न रखा गया है। इन सभी शब्दों की संहिता में स्थिति कहाँ कहाँ है वो हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। वाचस्पत्य में इसकी निरुक्ति शरीर आदि बंधना, शरीर बंधन नाड़ी भेदे तत्स्वरूपम संख्यादि रूप में की गई है, जहां पे कि बंधन कर्म में और नाड़ी यानी कि एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में स्वरूप में रहता हुआ इस स्नायु अवयव को समझा जा सकता है। इससे एनिमल हॉर्न या काउ हॉर्न की समतुल्यता रखते हुए इस प्रकार से चित्रण एक स्कीमेटिक फॉर्म में रखा गया है, जिसका की उदाहरण धूम धूम उसमें रेफरेंस में, जहाँ पे कि धूमपान का रेफरेंस दिया गया है श्वास चिकित्सा में आचार्य सुश्रुत और आचार्य चरक में, जहाँ पे कि एक नाड़ी की परिकल्पना की गई है और उसी नाड़ी या फिर स्नायु के रूप में एक उपकरण मन्य वहां पे बताया गया है, जिसका की प्रयोग वामनीय धूमपान के लिए बताया गया है, स्नायु चिकित्सा और श्वास चिकित्सा। तो इसी रेफरेंस से अगर हम स्नायु के अपीयरेंस को देखें कि वो एक हॉलो स्ट्रक्चर, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की तरह बॉडी में प्रेजेंट रहता है। अब इसका कुछ शारीरिक एस्पेक्ट अगर देखें तो एक अवयव अधिष्ठान के रूप में ये एक नाड़ी शब्द के स्वरूप की समतुल्य रखते हुए संहिता में बताया गया है। इसका दूसरा स्वरूप उपधातु के रूप में रखा गया है। तीसरे स्वरूप में इसका स्रोतो मूल के रूप में भी ये बताया गया है, और मध्यम रोग मार्ग के रूप में, जिसका कि सिरा अवयव के साथ ही उत्पत्ति एक स्वरूप आचार्य सुश्रुत ने बताया है। इन्हीं सभी संकल्पनाओं को साथ में रखते हुए किस प्रकार से स्नायु शरीर को समझा जाए और उसे आगे देखा जा रहा है। तो इन्हीं फीचर्स में से नाड़ी का जहां नाम आया है, यानी कि वह नाड़ी एक स्रोतस के पर्याय के रूप में आचार्य चरक ने बताया है, जो कि गति दे रही है, यानी कि अंतः और बाह्य गति, दोषों की दो प्रकार की गति के लिए जो स्थान बताया गया है वो एक स्नायु अवयव के रूप में है। इसीलिए जो प्रथम एक रूप में यहाँ पे चित्रण किया गया था कि एक नाड़ी के रूप में स्थित रहता हुआ, एक स्रोतस के रूप में स्थित रहता हुआ ये एक स्नायु अवयव जो मध्यम रोग मार्ग में स्थित है, और जो दोषों की बाह्य गति और अंतः गति, दोषों का स्थान जो शाखागत में है और दोषों का स्थान जो कोष्ठ में बताया गया है, तो वहां से कोष्ठ से शाखा और शाखा से कोष्ठ में जो दोषों की दो प्रकार की गति है, वहां पे उस गति के लिए स्नायु अवयव एक अधिष्ठान के रूप में, यानी कि एक चैनल के रूप में वहां पे प्रयुक्त हो रहा है, जो स्थान दे रहा है दोषों की अंतः और बाह्य गति के लिए। इसलिए स्नायु अवयव को एक महत्वपूर्ण अवयव के रूप में, पंच अवयव के रूप में आचार्य सुश्रुत ने बताया है। इसीलिए दैट अवयव इज अ मेकिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्शन विद द आउटसाइड, तो बाह्यत्व ज्ञापना अर्थम। इसीलिए जितनी भी इंद्रियों का बाह्य वातावरण से ज्ञान ग्रहण है, वो ज्ञान ग्रहण में भी स्नायु अवयव की एक परिकल्पना नाड़ी रूप में रखी गई है। और दूसरा आचार्य चरक ने गूढ़ संधि सिरा स्नायु इस शब्द से, जहां पे कि स्नायु की गूढ़ता रहेगी, इस प्रकार के रखने वाला, यानी कि इस प्रकार के स्वरूप से हम दीर्घायु की परिकल्पना आचार्य सुश्रुत ने बताई गई है। तो बेसिकली स्नायु अवयव का गूढ़ होना एक सामान्यत्व है, या और दूसरा देखा जाए तो एक नाड़ी रूप में, एक वहन मार्ग के रूप में इसका दोषों की गति के लिए एक इम्पोर्टेंस बताया गया है। दूसरा इसकी जो संकल्पना है वो स्नायु उपधातु के रूप में बताया गया है। मेदस स्नायु संभव, यानी कि इसकी उत्पत्ति जो है वो स्नायु जो उत्पत्ति है वो मेदस से होती है, यानी कि मेदस की स्नेह भाव से इसका सूक्ष्म रूप में
पोषण होते हुए स्नायु अवयव जो है वो बनता है। यानी कि मेद धातु का पार्थिव और स्निग्ध अंश स्नायु की उत्पत्ति या स्नायु की निष्पत्ति को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जब कभी इसी स्निग्धता गुण या पार्थिव अंश की जब कभी क्षय होगा, तब कोई ना कोई डिजीज के फॉर्म में उस स्नायु अवयव का हम परिकल्पना आगे देखेंगे। स्रोतस मूल के रूप में भी स्नायु शब्द की परिकल्पना बताई गई है और मांस व स्रोतस के मूल के रूप में स्नायु शब्द को रखा गया है। यानी कि यहाँ पर अगर स्नायु शब्द का देखा जाए तो बेसिकली मेद के स्नेह अंश से जब ग्रहण करता हुआ, मेद के स्नेह अंश से जो स्नायु उत्पत्ति होगी, वह स्नायु वही स्नेह को मांस वह स्रोतसों तक पहुंचाने का काम करता है। इसीलिए मांस वह स्रोतस के मूल रूप में स्नायु और मेदस की उपधातु के रूप में एक स्नायु अवयव की परिकल्पना आचार्यों ने की गई है। यानी कि इसका हम इसी शारीर भाव से, इसी सामान्य भाव से अगर देखें तो कहीं ना कहीं कि मेद से इसका संबंध और मांस अवयव से इसका संबंध स्नायु अवयव का है। स्नायु अवयव एक मर्म स्थान के रूप में भी बताया है, जिसमें कि बताया है कि वहां पे बाह्यत्व ज्ञापनार्थम, यानी कि बाह्य वातावरण से अंतः वातावरण को संबंधित रखने वाला एक मर्म स्थान, जहाँ पे कि प्राणों का भी अधिष्ठान है और प्राणों की गति के लिए भी यहाँ पे ये नाड़ी और या फिर स्नायु की एक परिकल्पना करी गई है। सो यहाँ पे बेसिकली स्नायु जो मर्म है वो टोटल स्नायु मर्मों की संख्या यहाँ पे बताई गई है, टोटल 20 बताई गई है, जिसमें कि आणी विटप कक्षधर कूर्च शिरक शिप्र विधुर उत्क्षेप बस्ती मर्म की जो परिकल्पना हम अंगों के अकॉर्डिंग अगर देखें तो अंतराधि में शिर अंग में अगर विधुर उत्क्षेप हम स्नायु मर्म के देखते हैं, और शाखा अंग में आणी विटप कक्षधर कूर्च शिर शिप्र एक मर्म की वहां पे उपस्थिति बताई गई है। बेसिकली यहाँ पे जितना भी सुश्रुत शरीर का एक शरीर एस्पेक्ट स्नायु के रूप में बताया गया है, उसको एक जिस्ट के फॉर्म में एक कंक्लूजन वे में सामने रखा गया है कि बेसिकली वहां पे जो आणी विटप कक्षधर कूर्च शिर और शिप्र मर्म का सामान्य जो क्रिया है वो शाखागत रहते हुए प्रतानवती स्नायु के प्रकार में वहां पे रहता है। यानी कि प्रतानवत्य टाइप के जो स्नायु हैं वो आणी विटप कक्षधर कूर्च शिर और शिप्र स्थान में स्नायु मर्म की संज्ञा को ग्रहण करते हुए शाखागत रहते हैं। प्रथु प्रकार के जो स्नायु हैं वो शिर स्थान में रहते हुए विधुर और उत्क्षेप मर्मों में जहां पे उनका लोकलाइजेशन है। सुशिर प्रकार के जो स्नायु हैं वो अंतराधि यानी कि अंतराधि अंग में बस्ती अवयव के परितः डिस्क्राइब किए गए हैं। अगर कभी बस्ती अवयवगत स्नायु की अगर व्याधि होगी तो हम समझ सकते हैं कि वहां पे सुशिर जो स्नायु है वो अधिष्ठित है, वो व्याधिगत स्वरूप में दोषों के थ्रू इन्वॉल्व हुए हैं। या फिर प्रथु जहां पे स्नायु यानी कि कभी शिरगत स्नायु का अगर व्याधि देखा जाता है, यानी कि आक्षेपक व्याधि में आगे आएंगे हम, बाह्य आयाम अंतर आयाम व्याधि में, वहां पे प्रथु टाइप के स्नायु को इन्वॉल्व किया गया एज अ डिजीज मैनिफेस्टेशन। और जहां पे खली कुब्ज इस प्रकार की व्याधियों की निष्पत्ति बताई गई है, जहां पे कि शाखागत शक्ति निक्षेपणा और गमन में आया है, वहां पर प्रतानवती स्नायु को इन्वॉल्वमेंट रखा गया है एज अ दोष अधिष्ठान स्वरूप में। फॉर्मेशन ऑफ द, अब इसके नेक्स्ट एलिमेंट पे जाते हैं कि स्नायु अवयव की उत्पत्ति हुई कैसे है। बेसिकली इसकी उत्पत्ति में शोणित जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। शोणित अवयव यानी कि अंग उत्पत्ति के समय जो शोणित है वहां पे जब ऊष्मा युक्त वायु का अनुप्रविश्य पिशतम पेशी अनुप्रविश्यम पिशतम पेशी विभज्यते, वहां पे ऊष्मा यथार्थ ऊष्माणाम युक्तो वायु, जब ऊष्मा युक्त वायु वहां पे धारण कर्म करती है शोणित की सतह पर, तब वहां पे दो स्ट्रक्चर के फॉर्म में जो है वो प्रेजेंटेशन आता है, स्रोतस के फॉर्म में, और उसी स्रोतस में ही जब फर्दर ऊष्मा युक्त वायु और पेनिट्रेशन करती है वहां पे पिशतम एक
यानी कि मांस खंड की परिकल्पना देखी गई है। यहाँ पे जस्ट स्कॉलर्स को मैं एक बात बताना चाहूंगी कि शोणित का जब आगे जाकर के ऊष्मा के थ्रू यहाँ पे पाचन हो रहा है, सो यानी कि इस शोणित से आगे जाकर के मांस खंड की परिकल्पना हुई, यानी कि शोणित से मांस धातु की उत्पत्ति हुई। और उस मांस धातु की उत्पत्ति में जब ये ऊष्मा युक्त वायु का दारण प्रक्रिया हुई, सो वहीं पे ही स्त्रोतस की निष्पत्ति सामने हुई। सो इसी स्त्रोतस की निष्पत्ति से फिर सिरा अवयव की निष्पत्ति सामने देखी गई, और उस सिरा अवयव की निष्पत्ति के साथ ही जब वहां पर मेदसह यानी कि सिरा ही अवयव जब खरपाक की तरफ आगे बढ़ेगी, यानी कि ऊष्मा का जब जब वहां पे पाचन एक्सट्रीम लिमिट तक पहुंचता है, तो वही खरपाक की सीमा है, जहां पे कि अब वो स्नायु अवयव यानी कि खरत्व को प्राप्त होगी और स्नायु अवयव की निष्पत्ति होगी। सो ये बेसिकली एक हायरार्की पैटर्न में बताया है कि किस प्रकार से शोणित का संबंध जो है वो उत्पत्ति रूप से इस स्नायु अवयव में देखा जाता है। इसी का अप्लाइड एस्पेक्ट हम आगे आने वाली स्लाइड्स में कुछ बताएंगे, जिससे कि पता लगेगा कि किस प्रकार से वात रक्त की चिकित्सा में स्नायु अवयव इन्वॉल्व है, और जहां पे कि जो चिकित्सा है वो शोणित अवसेचन यानी कि सिरा अवसेचन से की गई है। और सिरा अवसेचन से की जाने वाली चिकित्सा यानी कि जहां पे शोणित शुद्धि हो रही है, और बेसिकली उसका जो ट्रीटमेंट है वो स्नायु अवयव पे देखा जा रहा है। सो एम्ब्रोलॉजी एस्पेक्ट में देखा जाए, सो शोणित अवयव से उत्पत्ति होते समय हमें ये लगता है कि ये मात्रज अवयव क्यों नहीं है, बट यहाँ पे जो ऊष्मा का खरपाक हुआ वो इसको पित्रज अवयव के रूप में स्थापित करता है। इसीलिए स्त्राणी अंगों में इसकी गणना जो है आचार्य सुश्रुत और चरक ने रखी है। एक इसी प्रकार से पूरे के पूरे प्रोसीजर को अगर एक स्कीमेटिक फॉर्म में हम समझें, आचार्य चक्रपाणी के थ्रू मृदु पाक और खरा पाक की अगर डेफिनेशन वहां पे देखा जाए, तो जहां पे रस का निरंतर संभ्रत्वात यानी कि जहां पे निरंतर कंटिन्यूशन बना रहता है वो बेसिकली मृदु पाक है, जहां पे कि मृदुता बनी रहती है वो मृदु पाक है। वो मृदुता इसीलिए क्योंकि वहां पे निरंतर रसक का जो है वहां पे मैनिफेस्टेशन हो रहा है, रसक का वहां पे अवस्थान हो रहा है, इसीलिए वहां पे मृदु पाक था। जब इसी दूसरे जब ऊष्मा का जब निरंतर वहां पे पाचन रहेगा या निरंतर उपस्थिति रहेगी, सो वो ही रस वहां पे ऊष्मीय गुणों को ग्रहण करता हुआ खर यानी कि अब वहां पे वो शोषण होता जाएगा उस रस का, और शोषण होते होते वहां पे जब अल्प रसक की वहां पे सामने निष्पत्ति होगी, सो वो ही है खरपाक। इसी दो आचार्य चक्रपाणी की डेफिनेशन को सिरा से स्नायुत्व बनने की प्रक्रिया में यहाँ पे देखा गया है, जहां पे कि लिखा है कि सिरा जो स्निग्ध अंश को रखती है, जब वायु ऊष्मा युक्त वायु वह वहां पे सिरा का अवशोषण कर लेती है, सो वही सिरा जो है जब स्नायुत्व उसी खरपाक के थ्रू वो स्नायुत्व अवयव को प्राप्त कर लेती है। यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन ब्लू रंग से दिखाई गई वो सौम्य और स्निग्ध अंश को दिखाया है। जैसे जैसे ऊष्मा युक्त वायु का प्रक्रिया यहाँ पे बढ़ेगी और वहां पे ऊष्मा युक्त वायु से अवशोषण की प्रक्रिया ज्यादा होने से सिरा रस का अंश सूखता जाएगा और वो ही एक खरत्व को प्राप्त करेगा जो आगे चल के स्नायु अवयव में परिवर्तित हो रहा है। ये फर्दर जो स्नायु है, अब यानी कि यहाँ पर मेद धातु के उपधातु के रूप में ये बताया गया है, जहां पे कि रस का इन्वॉल्वमेंट स्निग्ध भाव का यहाँ पे प्रेजेंस रहता है। यानी कि जब कभी भी स्नायु अवयव में स्निग्ध अंश की कमी होगी तो इसकी सामान्य जो क्रिया प्रणाली है वो डिस्टर्ब होगी, फर्दर इट इन्वॉल्व्स इनटू द एनी काइंड ऑफ डिजीज। मेदस का स्नेह अंश उस स्नायु भाव में रहना जरूरी है, इसीलिए उपधातु के रूप में मेदस की उपधातु के रूप में स्नायु भाव को बताया गया है। यानी कि एक्सट्रीम खरत्वनेस इट कैन बी अ डेंजर फॉर द स्नायु, यानी कि वहां पर जो है स्नायु अवयव एक डिजीज के फॉर्म में मैनिफेस्टेशन ले सकता है अगर उसमें खरत्व अधिक अंश तक प्राप्त हो गया। इसी बेसिस पे 4 प्रकार के प्रतानवती व्रत, प्रथु और सुशिर
जो मार्फोलॉजी बेसिस पे 4 प्रकार के स्नायु बताए गए हैं। जो सुषिर स्नायु है वो बेसिकली अंतराधि और बस्ती प्रत्यंग के परिग्रह बताया है। प्रथु प्रकार के स्नायु शिर और अंतराधि में बेस्ड बताए हैं, और वृत्त प्रकार के स्नायु शाखा और अंतराधि में। ये एक जो बेसिकली परिकल्पना है वो जो स्नायु के अधिष्ठान है, स्नायु प्रतानवती स्नायु कहाँ है, शाखा और संधिगता। अब इसी प्रकार से हम आगे जब कोई डिजीज का मैनिफेस्टेशन देखेंगे तो वहां पे किस प्रकार के स्नायु का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है ये हम वहां पे परिकल्पना कर सकते हैं। सो प्रतानवती अगर स्वरूप को देखा जाए, सो प्रतानवती स्वरूप में स्नायु को अगेन उपमान प्रमाण से समतुल्यता देते हुए स्नायु अवयव की संकल्पना समझी गई है। जैसे कि प्रतानवत यानी कि प्रतान के समान जो दिखते हैं वह जो स्नायु है वो शाखा और अंतराधि में प्रेजेंट है, यानी कि लॉन्ग होंगे वो, स्प्रेडर इन अ मोर डिस्टल एरिया। सो दीज काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर वेरेवर इट इज प्रेजेंट दैट कैन बी रिजेंबलिंग विद द प्रतानवती स्नायु। दूसरा वृत्त, यानी कि जिनका की आकार एक वृत्त स्वरूप में होता है, यानी कि इट कवर्स अ मोर सरफेस एरिया रेदर देन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एस्पेक्ट, सो इट इज सिचुएटेड अ मोर प्रोक्सिमली। प्रथु प्रकार के स्नायु जो है, यानी कि उसकी परिकल्पना की गई है। प्रथु मतलब जिसका आकार है वो इरेगुलर, वो फैले हुए हो और जिसका शेप जो है वो रेगुलर ना हो, और फ्लैटन अपीयरेंस। इस प्रकार की जो भी परिकल्पना अगर देखी जाएगी सो वो प्रथु प्रकार के स्नायु है। सुषिर यानी कि ट्यूबुलर इन शेप। सो बेसिकली इस शब्द की उपमान प्रमाण से हमने स्नायु शब्द क्या है या वो हम कैसे समझ सकते हैं विद दिस मॉडर्न कोरिलेशन, ये एक समझाने की कोशिश की गई है। अब इसके दूसरे एस्पेक्ट्स को देखा जाता है, फंक्शन ऑफ द स्नायु, यानी कि अगर कभी देखा जाए कि स्नायु है क्या। अगर फर्स्ट ईयर में बेसिकली बच्चा यही समझने की कोशिश करता है कि इन पंचावयवों को मैं कैसे समझूं या स्नायु अवयव को हम कैसे समझे। सो स्नायु अवयव के अलग अलग एस्पेक्ट्स है। वो एक उपधातु के रूप में कैसे उपधातु के रूप में कैसे प्रेजेंट है, यानी कि कार्य ही एक बेसिकली या कर्म के थ्रू ही और गुणों के थ्रू ही किसी द्रव्य की पहचान होती है। यही शत पदार्थों के नियम के बेसिस पे यहाँ पे स्नायु अवयव को देखा गया है कि स्नायु के कौन से गुण हैं, स्नायु के कौन से कर्म हैं, उससे उस द्रव्य के स्वरूप को समझा जा रहा है। सो यहाँ पे कर्मों की, गुण की बात करने के बाद अब हम डायरेक्टली आ रहे हैं बंधने भी बहु भी युक्ता, यानी कि ऐसी कोई स्ट्रक्चर जो बंधन के लिए युक्त हो वो स्नायु के रूप में देखी जा सकती है शरीर में। भार क्षमा यानी कि भार जो सामर्थ्य ग्रहण करने में, भार को इंटॉलरेंस करने के लिए, यानी कि अवयवों को बांधे रखे जिससे कि वो भार ग्रहण में समर्थवान हो सके। इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर इस कर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसकी कल्पना हम स्नायु शब्द से समझ सकते हैं। और सभी शरीर अवयव निबंधन के लिए ये कुछ रेफरेंसेस, इसी रेफरेंसेस को कोट करते हुए, इसी कर्मों को समझते हुए हम आगे देखेंगे कि स्नायु अवयव बेसिकली है क्या। सो दैट इज अ पॉसिबल फिजियो एनाटॉमिकल कोरिलेशन विद द स्नायु एलिमेंट। सो कर्मों को देखते हुए, यानी कि जो अवयव बंधन के रूप में प्रयुक्त हो या फिर जिससे भार शमन की सामर्थ्यता आ जाए या अवयवों के निबंधन के लिए प्रयुक्त हो। अवयवों को जोड़े रखने के लिए यहाँ पर नर्व के लिए देखा जा सकता है परिकल्पना, या फिर वेन के लिए, और इसी प्रकार से लिगामेंट, टेंडन। सो यही सब जो स्ट्रक्चर है इसी अवयव निबंधन का काम करती है। नेक्स्ट इज भार शमा और बंधने में बहुभी युक्ता, यानी कि कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर जो भार शमन के लिए प्रयुक्त बनाए शरीर को, और ये भार शमन के लिए प्रयुक्त बनाने वाली हम फाइबर्स की परिकल्पना करते हैं। दैट इज अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइबर्स। और कनेक्टिव टिश्यू एक बेसिकली एक बेसिक टिश्यू है जिसकी परिकल्पना हम यहाँ पे, जिसके मॉडिफिकेशन को हम स्नायु अवयव से बता सकते हैं, यानी कि उसमें कुछ टाइप के फाइबर्स हैं, मैट्रिक्स प्लस फाइबर्स। सो ये जो फाइबर्स हैं यही प्रतानवती स्नायु या फिर वहां पर सुषिर प्रकार के स्नायु हैं जिनके की कोलोमरेशन से वहां पे डिफरेंट काइंड के कनेक्टिव टिश्यू का अपीयरेंस हुआ, और वो ही डिफरेंट काइंड के कनेक्टिव टिश्यू फर्दर एक स्नायु के, चाहे वो लिगामेंट की कवरिंग हो या फिर लिगामेंट हो या फिर टेंडन हो या फिर वेन की कंप्लीट स्ट्रक्चर हो, वो सब एक कनेक्टिव टिश्यू से ही मिलके बनी है।
नेक्स्ट, अब इसका अप्लाइड एस्पेक्ट देखते हैं। शरीर एस्पेक्ट देखने के बाद जस्ट आफ्टर टू कंप्लीशन ऑफ दिस, नाउ व्हाट इज अप्लाइज एस्पेक्ट, कि कैसे हम स्नायु अवयव को समझ सकते हैं। सो स्नायु अवयव में डिजीज इन्वॉल्वमेंट जब कभी भी होता है, वहां पे या तो संकोच प्रकार की संप्राप्ति घटित होगी, या फिर उसमें संशोष्य हो सकता है, यानी कि वो सूख सकता है। दूसरा, स्नायुगत अनिल वहां पे हो सकती है, या फिर स्नायु संक्लेद, या फिर उसकी प्रदूष्य रक्त और स्नायु रुजा। सो ये कुछ एक कंपाइलेशन किया गया था बेसिकली डिफरेंट काइंड की डिजीज में, जहां पे कि स्नायु अवयव एक अधिष्ठान के रूप में, रोग अधिष्ठान के रूप में प्रयुक्त हुआ है। सो जब कभी भी स्नायु में संकोच की परिकल्पना देखी जाएगी, तो मतलब वहां पे उसका संशोषण ज्यादा हो रहा है, और संशोषण मतलब वहां पे कि उसका स्निग्ध अंश कम हो रहा है। सो इसीलिए वहां पे ये ऐसा संशोषण किस लिए है, क्योंकि वायु का वहां पे जो ऊष्मा युक्त वायु है वो ज्यादा थी, इसलिए उस जो स्निग्ध अंश है वो पूरा का पूरा वहां पे संकोच, यानी कि उसकी परिधि जो है वो सूख गई। सो वो वात रक्त के लिए एक अधिष्ठान बना। संशोष्य अगेन इन द सेम काइंड ऑफ पैथोलॉजी, जिसमें कि मेद का अंश सूख गया और वो संशोष्य की संप्राप्ति को प्राप्त हुई, जिसे कि आक्षेपक व्याधि सामने आई। दूसरा, स्नायुगत अनिल, यानी कि यहाँ पे भी जो धारण प्रक्रिया थी अनिल की, उसकी वजह से यहाँ पे स्नायु में जो है वो संशोष्य और संकोच प्रकार की संप्राप्ति प्राप्त हुई, जिससे कि वो बाह्य आयाम, अंतर आयाम, खली, कुब्ज, आक्षेपक, जहां पे कि स्नायु एज अधिष्ठान की तरह प्रयुक्त हुआ। स्नायु संक्लेद, जब कभी भी संक्लेद यानी कि वहां पे कोथ जब उत्पन्न होता है स्नायु अवयव में, तब विसर्प की संप्राप्ति गठित होती है। या फिर जब कभी भी जो स्नायु का मूलभूत उत्पत्ति अवयव है, यानी कि रक्त, जब वहां पे दोषित या वो रक्तगत दोष जब होंगे, तब स्नायु अवयव भी वहां पे अफेक्टेड होगा, जिसका की निष्पत्ति हम ग्रंथि माला विसर्प में देख सकते हैं। स्नायु रुजा जहां पे भी रहेगी, यानी कि मर्म स्थानगत, वहां पे भी एक, यानी कि स्पेशली मर्मगत, अगर स्नायु मर्म की परिकल्पना देखें, सो कूर्च शिर, कूर्च में जब वहां पे रुजाकर मर्म की जो परिकल्पना की गई है, वहां पे जो स्नायु रुजा, जो रुजा है वो बेसिकली स्नायु गति है। सो ये एक डिजीज इन्वॉल्वमेंट स्नायु का। अब इसी डिजीजेस में अगर देखा जाए सो कैसे उसका मैनेजमेंट प्रिंसिपल देखा जा सकता है। सो बेसिकली जहां पे भी संकोच और संशोष्य प्रकार की व्याधि मैनिफेस्टेशन हुई है, वहां पे बेसिकली इंडिकेशन या वहां पे हमारा एम क्या है, स्निग्ध अंश को बनाए रखना, या फिर वात के जो धारण क्रिया या ऊष्मा युक्त वायु है, ऊष्मा युक्त वायु है, उस ऊष्मा युक्त वायु के संशोष्य कर्म को विशेष भाव से रोकना, और उस विशेष भाव से देने के लिए, यानी कि स्निग्ध अंश देना है सामान्य भाव को, यानी कि जो स्नायु का समतुल्य भाव था, यानी कि जिसमें मेदस यानी स्नेह अंश था, उसका सामान्य भाव देने के लिए वसापान एक चिकित्सा के रूप में आया है। और जो कि स्नायु रुजा स्नायु रुजा जहां पे रहती है, वहां पे वसापान या स्नेहपान, अब यहाँ पे जहां स्नायु पान यानी कि कूर्च शिर और कूर्च गत अगर वहां पे रुजा है, तो वहां पे बाह्य तरीके से हम स्नेह का उच्चारण करते हैं। और जहां पे स्नायु संकोच है, यानी कि वात रक्त प्रकार की व्याधि या फिर बाह्य आक्षेपक या अंतर आयाम, बाह्य आयाम, वहां पे वसा पान इंडिकेशन किया गया है। स्नायु जब मांस अवयव के साथ में घन स्वरूप को प्राप्त होता है, जैसे कि अर्म व्याधि में, वहां पे छेदन कर्म की जो एक इंडिकेशन दी गई है। स्नायुगत वात में जहां पे कि स्नायु आवृत हो जाती है, उस आवृत स्नायु के आवरण को हटाने के लिए दहन कर्म की परिकल्पना एज ए चिकित्सीय स्वरूप में बताई गई है। और जहां पे कि स्नायु के मूल स्वरूप यानी कि शोणित की प्रदुष्यता होने से स्नायु अवयव वहां पे संक्लेदता को, यानी कि क्लेदन शोथ स्वरूप को, कोथ रूप को प्राप्त हो रहा है, या फिर वहां पे स्नायु जो है अवयव दूषित हो रहा है, यानी कि दोषों रक्त दूषित अगर हो रहा है, तो वहां पे रक्त अवसेचन के लिए वहां पे परिकल्पना दी गई है, जैसा कि विसर्प या फिर विसर्प रोग में बताया गया है। और दूसरा वात रक्त स्वरूप में स्नायु अवयव की चिकित्सा के रूप में बताया गया है।
जब कभी भी अभी जो आपको जस्ट बताया कि जैसे जैसे खरत्व अगर उसमें ज्यादा बढ़ेगा तो स्नायु संकोच की तरफ जाएगा। इसी के विशेष भाव में हमें करना क्या है, जस्ट वहां पे स्निग्ध भाव को बढ़ाना है। और स्निग्ध भाव बढ़ाने के लिए यहाँ पे जो डीप सीटेड है वहां पे, यानी कि वसा, घृत और तेल, इन दोनों को ना बता के आचार्य ने वसा को यहाँ पे उपयुक्त माना। क्यों? क्योंकि वहां पे जो वसा है वो मेदोधरा कला, बेसिकली मेदोधरा कला जो है वो मेद, मज्जा और वसा की परिणमन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए वहां पे डायरेक्टली आचार्यों ने वसा पान का इंडिकेशन दिया है, जिस वसा से मेद धातु की पुष्टि डायरेक्टली होगी और मेद धातु फिर जाकर के मेद धातु की पुष्टि से ही फिर वहां पे स्नायु अवयव की, मेद धातु की पुष्टि से फर्दर वहां पे स्नायु अवयव की पुष्टि यानी कि स्नायु अवयव की चिकित्सा की जाएगी। यानी कि बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो जब कभी भी स्नायु संकोच या खरत्व या संशुष्कीकरण जब भी स्नायु अवयव में आ रहा है तो स्नेहपान ही इसका चिकित्सा है। और वो स्नेहपान या तो वसा फॉर्म में या फिर दूसरा है कि वह नेजल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑयल, जो कि नस्ये के फॉर्म में बताया है, जहां पे लिखा हुआ है उसकी फलश्रुति के रूप में कि नेजल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू जितने भी शिर कपालगत संधियां और स्नायु है उन सभी को जो है वो अवयव को पोषित करता है। यानी कि एक नस्य काइंड ऑफ अ मोड थ्रू विच द oil or kind of a snake can be administered in the body, and second one thing that is via the oral administration of the vasa. So these kinds of oil और यानी कि तेल और वसा का अवचरण बताया है स्नायुगत व्याधियों के लिए। टू अप्रोच द रीजन स्पेसिफिक स्नायु, यानी कि अगर आप देखेंगे किस अंगगत स्नायु अवयव इन्वॉल्व है और उसका क्या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हो सकता है। जैसे अगर अंतरादिगत स्नायु इन्वॉल्व है अगर किसी व्याधि में, यानी कि वहां पर बस्ती मर्मगत, यानी कि अंतरादि में केवल बस्ती अवयवी है जहां पे कि स्नायु एक इन्वॉल्व है, यानी कि वहां पर सुषिर प्रकार का स्नायु अगर कभी व्याधि होता है, जैसे कि बस्तीगत व्याधियों में जो वहां पे अधिष्ठित स्थान होगा वो स्नायु ही होगा। उसके लिए चिकित्सा कौन सी बताइए, इधर नाभि पूरण, जिससे कि स्नायु सुषिर स्नायु के थ्रू बस्तीगत स्नेह पहुंचेगा और वहां पे रोग की या लक्षणों की शांति होगी। उसके लिए जो ट्रीटमेंट प्रिंसिपल है वो क्या क्या है, बस्ती चिकित्सा यानी कि निरु बस्ती और अनुवासन बस्ती, उसके थ्रू भी हम अंतरादिगत स्नायु का चिकित्सा कर सकते हैं, या फिर आलेप, जैसे कि बस्ती मर्मगत चिकित्सा में पूरा यही आलेप का उपचरण बताया है बिलो द नेवल एरिया, और उसी आलेप चिकित्सा के थ्रू वहां पे अंतरादिगत स्नायु की चिकित्सा की जा सकती है। या फिर तीसरा है कटी बस्ती, और इसी कटी बस्ती के थ्रू वहां पर अग्नि अवचारण ऊष्मा अवचारण करके उस अंतरादिगत स्नायुगत वात का चिकित्सा की जा सकती है। अगर कभी शिरगत स्नायु इन्वॉल्व है, सो व्हाट कैन बी अ ट्रीटमेंट मॉड्यूल वी कैन गिव, दैट इज अ नस्य, जो कि डायरेक्टली वहां पे इंडिकेटेड था कि शिरगत स्नायु की चिकित्सा के लिए वहां पे नस्य इज द बेस्ट ऑफ मेथड। नेक्स्ट इज शाखागत स्नायु अगर कभी इन्वॉल्व है अगर किसी व्याधि में, जैसे कि आक्षेपक, कुब्ज या फिर ग्रदसी, उस प्रकार की व्याधियों में अगर कभी इन्वॉल्व है स्नायु, तो अभ्यंग स्नेहपान ये एक इसकी मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे एक दो फीचर्स में बताया है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम के विचार से, और दूसरा आतुरस्य विकार प्रशमनम के भाव से यहाँ पे बताया कि अगर रोगग्रस्त है तो अग्निकर्म, पिचु और सिराव्यद इट कैन बी हेल्पफुल, और फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ द शाखागत स्नायु अभ्यंग और स्नेहपान कैन बी हेल्पफुल। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द शिरागत स्नायु नस्य, दैट इज basically for the maintenance purpose, but either it can be a use for the disease therapeutic aspect also, or for the धूमपान, शिरगत स्नायु का जब कभी भी इन्वॉल्वमेंट होता है तो वहां पे धूमपान की चिकित्सा भी बताई है, और रक्त स्निग्धात रक्त विनिरेता, यानी कि स्नेहन करवाने के बाद ही रक्त का अवसेचन करवाना। नेक्स्ट,
स्नायु में यहाँ पर जहाँ पे कि अग्निकर्म बताया है वहां पे स्नायुगत रुजा अगर कहीं पे है, यानी कि कूर्च कूर्च शिरगत, तो उससे उन लक्षणों को, अगर स्नायु रुजा के बेसिकली अगर लक्षणों को खत्म करना है, यानी कि अगर कूर्च स्थानगत यानी कि कभी स्नायु का इन्वॉल्वमेंट हुआ और वहां पे स्नायुगत वात या फिर स्नायु ऊर्जा इन्वॉल्व हुई, सो दहन कर्म एक इंडिकेशन बताया, और उस दहन कर्म में बेसिकली उन मटेरियल्स को यूज किया गया है जिसके थ्रू की डीपर काइंड ऑफ पेनिट्रेशन और स्निग्धता एनवायरमेंट में वहां पे, यानी कि तैल, गुड़, शौद्र, स्नेह, इनके थ्रू वहां पे ऊष्मा दी जाए, जिससे कि वहां पर जो वात जो दूषित है, यानी कि स्नायुगत जो वात अवस्थित है, उसको स्निग्ध माध्यम के थ्रू ही, स्निग्ध माध्यम की ऊष्मा के थ्रू ही वहां पे उसका अवचरण करना है. सो विद दिस प्रिंसिपल आई एम जस्ट मेकिंग अ पॉसिबल कोरिलेशन ऑफ दिस दहन कर्म, कि किस प्रकार से दहन कर्म जो स्नायुगत वात की चिकित्सा में या स्नायु रुजा के लिए किया जाता है वो किस प्रकार से हेल्पफुल हो सकता है. सो दैट इज अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ द दहन कर्म फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द स्नायुगत वाता और स्नायु अवयव, दैट इज टू रेगुलेट whenever the dahan karma is introducing via the snigdh media, that is the तैल शौद्र गुण स्नेह, वो करेगा क्या, वहां पे हम आदान कर रहे हैं किसका, ऊष्म गुण का, टू रिड्यूस द एक्सेसिव प्रोसेस ऑफ द खरपाका, जो वहां पे स्नायु अवयव के लिए खरपाक ज्यादा हो गया है उसको मिनिमाइज करने के लिए हम उष्ण गुण को दे रहे हैं, और इसी खरत्वा को खत्म करने के लिए हमें माध्यम चाहिए स्निग्धता. सो to maintain the viscosity of the matrix of the connective tissue, the enzyme hyaluronidase must be a less active. जो बेसिकली एक कनेक्टिव टिश्यू अगर देखा जाए जहां पे कि स्नायु अवयव की परिकल्पना मैंने उसके हाइलन फाइबर्स या फिर रेटिकुलर फाइबर्स या फिर फाइब्रस जो काइंड के फाइबर्स हैं उनसे की है, अगर वो उनका एक सिस्टमेटिकल अरेंजमेंट है तो बेसिकली वहां पे जितने भी लिगामेंट्स, टेंडन्स, नर्व शीथ या फिर वेसल की जो शीथ है वो अप्रोप्रिएट रहेगी, उसका पोजिशनिंग अप्रोप्रिएट रहेगा. बट कभी भी अगर कनेक्टिव टिश्यू की मैट्रिक्स में जो एक एंजाइम प्रेजेंट रहता है, दैट इज अ हाइलुरोडेज, ये बेसिकली एक एंजाइम जिससे कि स्नायु कनेक्टिव टिश्यू की मैट्रिक्स जो है वो विस्कस रहती है. अगर ये कभी एंजाइम लेस एक्टिव हुआ तो इसकी विस्कोसिटी जो है अगर कम होगी, सो बेसिकली वो जो कनेक्टिव टिश्यू है वो अपना स्ट्रक्चरली एनवायरनमेंट नहीं प्रोड्यूस कर सकता. सो इसीलिए इस एंजाइम को मेंटेन रखना जरूरी है. और बेसिकली ये जो दहन कर्म या फिर खरपाक या स्निग्ध गुण जो हम दे रहे हैं वो देता क्या है, बेसिकली वो लेटेंट हीट ऑफ द फैट मॉलिक्यूल्स एंड द पेनिट्रेट इन द डीपर लेवल. सो उस हीट को इस डीपर लेवल तक पेनिट्रेट करवाना जिससे कि कनेक्टिव टिश्यू की फंक्शनिंग को मेंटेन किया जा सके. दूसरा कि स्नायुगत चिकित्सा में सिरा व्यध को एक अभी जो सामने देखा गया उसकी परिकल्पना या उसका एक फिजियोलॉजी हम कैसे समझ सकते हैं कि वो कैसे अपना काम करता है. सो दैट इज द जहां पे कि डीजनरेशन ऑफ माइलिन शीथ है, ये बेसिकली स्नायु अवयव को यहाँ पे हमने नर्व से माना है. तो नर्व की जितनी भी नर्व शीथ है दैट इज अ फॉर्म बाय द माइलिन शीथ. So that is a dysfunctioning. Wherever the dysfunctioning of the or degeneration of the myelin sheath can be occur, dysfunctioning of the nerve root it occur, or any kind of neuropathy if it is occur, then it can be understand with the स्नायुगत व्याधि. और ये प्रकार की व्याधियों को हम कैसे समझ सिरा व्यध से या फिर रक्त अवशेषण से किस प्रकार से ठीक करते हैं. सो बेसिकली होता क्या है, ये जो माइलिन शीथ है, इस माइलिन शीथ के फॉर्मेशन में ब्लड की हिस्टोसाइट सेल जो है वो फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती हैं. सो जब कभी भी डीजनरेशन अगर होगा सो वहां पे किया जाने वाला ब्लड लेटिंग प्रोसेस उस हिस्टोसाइट्स को स्टूमुलेट करेगा. उस स्टूमुलेशन से माइलिनेशन की प्रोसेस जो है वो एग्रीवेट होगी, यानी कि माइलिनेशन की प्रोसेस जो है वो एनहांस होगी. और इसी माइलिनेशन की प्रोसेस इन्हांसमेंट के लिए सिराविद यहाँ पे प्रोसीड किया जाता है जिससे कि प्रॉपर माइलिनेशन टेक प्लेस हो. और इसी प्रकार से जो यहाँ वात रक्त
जहाँ पे उत्तान वात रक्त में स्नायु रुजा का एक बताया गया है, वहां पे बेसिकली करते यही है कि जो क्यूटेनियस नर्व्स हैं बेसिकली उनकी माइलिनेशन को करेक्शन किया जाता है बाय द स्टिमुलेटिंग काइंड ऑफ फैक्टर गिवन टू द हिस्टोसाइट सेल्स so that they can produce a proper myelin sheath via the stimulation in the functioning aspect. So that is all about the sharira, snayu sharira. Thank you. Thank you very much. It was a very knowledgeable lecture. I personally enjoyed it a lot. और डॉक्टर हेतल मैम ने हमें ज्वाइन कर लिया है. आई वेलकम हर मैम. आज आपके मंच पे आप ही का स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है मुझे. वेलकम यू मैम. नमस्ते मैम. नमस्कार जी. नमस्कार. आज फिर से एक बार मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. सही बात है डॉक्टर साहब. आपका विशेष धन्यवाद है कि आपने इमरजेंसी में आज फटाफट संभाल लिया और मैं बहुत ही अच्छा लगा मुझे जब सर ने बताया कि डॉक्टर अनामिका संभालेंगे तो फिर मैंने कहा बस अब चिंता नहीं है. तो बस वैलिडिक्टरी सेशन हमारा थोड़ा लेट हो गया जिसके कारण थोड़ी सी असुविधा सी हो गई. एनी टाइम है तो हमेशा प्रेजेंट मैंने पहले भी कहा था और ये तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं यहाँ मंच पे प्रेजेंट हो पाती हूँ. होना चाहती हूँ हमेशा लेकिन समटाइम्स किसी न किसी वजह से नहीं हो पाते तो इस बहाने हो जाते हैं. थैंक यू मैम. आगे के मार्गदर्शन के लिए मैं आपको हैंड ओवर करती हूँ. आपके आशीर्वचनों की भी हमें रिक्वायरमेंट रहेगी. बस विशेष तो ये है कि डॉक्टर ईशा भी जब यहाँ अपना हो रहा था ऑफलाइन जब लेक्चर तभी भी हमारी डेडिकेटेड स्टूडेंट है कि जैसे ही कहा कि ईशा कोई स्पीकर नहीं मिल रहे हैं तो अभी कोई अचानक किसी को काम आ गया है तो हमेशा आपने इस ज्ञान यज्ञ में बेटा अपनी आहुति दी. आप हमेशा एक बार लिंक से हटके ही बोलते हैं कि जो बिटवीन द लाइन जो मैसेज होता है कि 2 लाइन के बीच में अनरिटन मैसेज तो वो हमेशा आप स्टूडेंट्स को देने की कोशिश करते हैं. और मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स और भी प्रेरणा लेके आपके पथ पर चले. और स्पेशल थैंक्स डॉक्टर प्रिया और डॉक्टर स्वाति का भी है कि इस व्याख्यान माला में हमारे बड़े रेगुलर दोनों है लिसनर और स्टूडेंट्स. तो मैं चाहूंगी कि आपका भी हार्दिक धन्यवाद कि कभी कभी इमरजेंसी हो जाती है तो मगर आपने हमेशा दोनों ने अच्छे स्टूडेंट्स और देखिएगा आप अच्छे चिकित्सक भी बहुत बढ़िया बनेंगे. और स्पेशल धन्यवाद. पिछली बार वाला लेक्चर भी मैं कुछ इमरजेंसी थी मेरी कैंप ड्यूटी थी गांव में तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी तो डॉक्टर विकास और डॉक्टर दीक्षा का भी विशेष धन्यवाद है कि दोनों ने डॉक्टर अनामिका की तरह ही आज वो दोनों भी डॉक्टर साहब फ्री नहीं थे है ना कहीं हाँ जी काम में उलझ रहे थे तो फिर और इमरजेंसी हो गई. मैंने कहा अच्छा आप कैसे करें. मुझे मिल गया. मुझे आज डॉक्टर ईशा का इतना अच्छा लेक्चर सुनने को मिला. डॉक्टर ईशा इट वाज वेरी नॉलेजेबल. अप्लाइड एस्पेक्ट जिस तरीके से आपने समझाया कि हमें उसको स्नायु शरीर को मैनेजमेंट में कैसे यूज करना है दैट वाज वेरी रियली मुझे डेफिनेटली लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत ही नॉलेजेबल होगा. मैं खुद नोट्स बना रही थी आप शायद देख रहे होंगे तो बहुत ही नॉलेजेबल. थैंक यू. बहुत ही बढ़िया. मैंने अभी पूरा नहीं सुना अब मैं रिकॉर्डिंग सुनूंगी कि किस तरीके से क्योंकि डॉक्टर ईशा के पिछले बार वाले लेक्चर्स भी सिद्ध संप्रदाय के ऊपर वो कुछ मर्म चिकित्सा के समानांतर एक टॉपिक रहता है उसमें उसने केस स्टडी प्रेजेंट किया था और वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था कि सच में सिद्ध संप्रदाय के सिद्धांत को माइन्यूटली एक्सप्लोर करके फिर उसको क्लिनिकल एप्लीकेशन में लेना है ना. जैसे बहुत सारी चीज हमें थियोरेटिकली बहुत अच्छी लगती है मगर क्लिनिकली हम नहीं ले पाते उसको या तो बहुत सारे प्रैक्टिकल नॉलेज के बाद ले पाते हैं. तो डॉक्टर ईशा का वो लेक्चर भी मैं चाहूंगी कि एक बार हम उसमें तुम कह रही थी कि कुछ समय अंतराल बाद हम एक दूसरा केस भी करेंगे तो उसको भी एक बार मैं बताऊंगी कि भाई एक आप तैयारी रखिएगा. और आज के लिए भी ईशा का स्पेशल धन्यवाद एक और भी है कि आज किसी और टीचर का लेक्चर था उनका कुछ काम आ गया तो मैंने अभी 5-7 दिन पहले ही ईशा को चलते चलते ही बताया था. मैंने कहा ईशा इस दिन का डाल रही हूँ तुम्हारा. कहते ठीक है मैडम डाल दीजिए क्योंकि किसी ने लास्ट में कुछ काम आ गया उनके घर में तो वो कर नहीं पाए लेक्चर. तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ईशा.
कि आप हमारे निवेदन पे तुरंत ही ज्ञान यज्ञ में आहुति देने के लिए आए और आपने तुरंत संभाला। डॉक्टर अनामिका, डॉक्टर दीक्षा, डॉक्टर विकास का विशेष धन्यवाद कि तुरंत ही आधार स्तंभ की तरह आप खड़े हो जाते हैं, इसलिए ये व्याख्यानमाला चल रही है, वरना इसमें बड़ी सारी दिक्कत आ जाती। और ईशा जैसे बहुत सारे लोग इसमें समर्पण और भावना से आहुति देते हैं, ये भी उसी का परिणाम है कि ये चल रही है, वरना कभी की बंद हो जाती है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद विश्वारित परिषद की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज तो डॉक्टर बलदेव सर का भी धन्यवाद, कहीं मीटिंग में बैठे थे, कुछ यज्ञ भी कर रहे थे, कुछ पूजा वगैरह चल रही थी और बस आज तो फंस गए थे बस। आज तो मेरे लिए एक, बस मैंने कहा था ना के प्रारंभ में कि शिष्य की एक परीक्षा थी, जो जिन गुणों से ग्रहण किया उनको ही सामने आज मैं रख रही हूँ। तो मैं बेसिकली सर अगर कोई त्रुटि हुई हो तो मैं माफी चाहती हूँ, आपका ही समझाया हुआ ज्ञान है तो आज आपके सामने रखा सर। कोई भी त्रुटि हुई हो किसी भी अर्थ में तो मुझे एक छोटा सा बच्चा समझ के माफ कर देना और समझाना जरूर कि किस पॉइंट पे मैंने गलती की है, क्योंकि मैं अभी भी आपके शिक्षक के रूप में ही बनना ज्यादा पसंद करती हूँ rather than looking as a teacher। तो बहुत अच्छा बोला, मैंने थोड़ा ही सुना था, काफी अच्छा था। और डॉक्टर अनामिका को मैं कहता हूँ कि वो एक बार पूरे जो भी लेक्चर हुआ है उसका एक संक्षेप में, और डॉक्टर ईशा की हौसला बजाई एक बार डॉक्टर अनामिका करेंगी। सर मैं तो ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, इतना नॉलेजेबल लेक्चर था, मुझे बोल चुकी हूँ, मैं नोट्स बना रही थी। स्नायु शरीर का अप्लाइड एस्पेक्ट इस तरीके से अगर बच्चों को समझाया जाए तो डेफिनेटली उनका जो कॉन्फिडेंस है कि आयुर्वेद ऐसी ही नहीं है, वहाँ पे हर चीज साइंटिफिक है, हर चीज को हम पेशेंट की मैनेजमेंट में यूज कर सकते हैं, वो एस्पेक्ट बहुत ही अच्छा था। संख्या, स्नायु के 22 प्रकार, ये तो हम हमेशा से पढ़ते आए हैं, लेकिन उसको किस तरीके से रोग के डायग्नोसिस में और उसके मैनेजमेंट में यूज करना, दैट वाज मतलब डेफिनेटली अप्रिशिएबल। मैं तो खुद ही नोट्स बना रही थी, तो मैंने पहले ही बोला कि डॉक्टर ईशा, इट वाज अ वेरी नॉलेजेबल लेक्चर, स्पेसिफिकली द अप्लाइड एस्पेक्ट। हैट्स ऑफ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का इस लेक्चर को अटेंड करने के लिए और इस ज्ञान यज्ञ को अनवरत चलाने के लिए, सभी का, स्टूडेंट्स का भी, और आप सभी व्याख्यानकर्ता और कोऑर्डिनेटर्स का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम शांति मंत्र एक साथ में ही बोलेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।